चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज रिवीजन का डे 14 आपका। आज का अगर शेड्यूल ध्यान हो तो आज संडे है। आज सिर्फ आपको अकाउंट के ये 2 इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना? जो चैप्टर 5 हमारे एडमिशन का चल रहा है उसमें इलस्ट्रेशन 24 और 25 ये दोनों आज आपको कंप्लीट करने हैं। और इसके साथ जो आपकी आज इकोनॉमिक्स की टेस्ट है वो कंप्लीट करना है। ठीक है ना? स्टेट का सेकंड चैप्टर कल हमने कंप्लीट कर लिया था, आज उसको रिवाइज करना है। या इसके अलावा आज संडे है तो पिछले हफ्ते का कुछ भी शेड्यूल बाकी हो तो वो शेड्यूल आज पूरा करना। कंप्यूटर एसपीसीसी का एक आध चैप्टर याद कर लेना आज उसे, बराबर। और नेक्स्ट वीक का शेड्यूल जो दूसरे वीडियो में अपलोड हुआ है उसे नोट कर लेना कि अगले हफ्ते में क्या क्या करना है और कौन सी टेस्ट है। क्लियर है ना? कर लोगे ना ये सब? तो ठीक है, फटाफट से वो सब नोट कर लो। और आज अकाउंट के ये 2 इलस्ट्रेशन देखें। आज अकाउंट का 24 इलस्ट्रेशन देखना है एडमिशन वाले चैप्टर का, कि जिसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। कि उसके अंदर देखो कान्हा और कविशा वो 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दिया हुआ है 2:3। और वो न्यू पार्टनर पालकी को एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बैलेंस शीट एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो हम सॉल्व करें ना उसे। इस सम में अगर आप लोग नोट करो ना, तो इस सम में आपका गुडविल का एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग है, एक अलग इसमें नोट आएगा, वो खाली आप लोगों को नोट करना है। बाकी सब एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है इसके। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं कि जैसे देखो पहले ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि कान्हा सेक्रीफाइस वन हाफ ऑफ हर शेयर एंड कविशा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ पालकी। यहाँ पर कान्हा और कविशा उन दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर कुछ तो सेक्रीफाइस करते हैं ना, कुछ अपना छोड़ेंगे तो वो न्यू पार्टनर को मिलेगा ना, बरोबर ना। हम हर एक में सेक्रीफाइस ढूंढते थे, कल भी 2 सम किए थे उसमें सेक्रीफाइस फाइंड करते थे कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बरोबर। यहाँ तो सेक्रीफाइस दिया हुआ ही है आपको, बरोबर। और गुडविल दी गई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दी गई है मतलब ये बिजनेस की न्यू गुडविल है। न्यू गुडविल 80,000 की है। एंड कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ कि कान्हा और कविशा विड्रॉ करेंगे। अब बात ये है कि 80,000 पूरे बिजनेस की गुडविल है, उसमें से जो न्यू पार्टनर पालकी आ रहे हैं वो अपने हिस्से की कुछ गुडविल लेकर आएंगे ना, बराबर ना। लेके आएंगे कि नहीं, कि कैश में लेके आ रहे हैं कि बाकी रख रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने ना वो एडजस्टमेंट लास्ट में दिया हुआ है। आखिरी 9th वाला एडजस्टमेंट पहले मैं रीड कर रहा हूँ कि उसमें दिया हुआ है पालकी विल ब्रिंग 1,20,000 एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, हर सब में कैसे स्टार्टिंग में होता था कि न्यू पार्टनर इतना कैपिटल लेके आ रहे हैं, इतनी गुडविल लेके आ रहे हैं या बाकी रख रहे हैं, है ना। कल जैसा इलस्ट्रेशन था उसमें था ना, आधी लेके आए आधी बाकी रखी, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो लिखो लास्ट में दिया हुआ है कि एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, के अपने हिस्से की गुडविल वो कैश में लेके आएंगे, है कि नहीं। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो क्वेश्चन में पहले पूरा एडजस्टमेंट रीड कर लिया करो। आपके आपका जब जो है वो पेपर हाथ में आए तो पहले पूरा सम पढ़ लो, कौन कौन से एडजस्टमेंट है, कहीं कोई 2 एडजस्टमेंट कंबाइन तो नहीं है कि नहीं। इसलिए भाई सपोज हमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट करना है तो उससे पहले हमें 9th वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कि वो इतना कैपिटल लेके आ रहे हैं, इतनी गुडविल लेकर आ रहे हैं, पहले वो काउंट करना पड़ेगा ना। समझ आ रही है ना बात? तो पालकी अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएंगे। अब चलो फिर से सम अप करें अगर, तो जो सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है 80,000 टोटल गुडविल है, उसमें पालकी अपने हिस्से की गुडविल लेके आएंगे। ठीक है ना भाई, उसका जो हिस्सा होगा वो ढूंढेंगे हम, अपने हिस्से की गुडविल। और थर्ड है कि कान्हा और कविशा उनके हिस्से की गुडविल वो विड्रॉ कर रहे हैं 50% गुडविल। अब न्यू पार्टनर जितनी गुडविल लेके आते हैं वो बाकी के दोनों को हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते हैं ना, है कि नहीं। बाकी के दोनों को बांट देते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में। तो बाकी के दोनों को जितनी भी गुडविल मिलेगी ना, जितनी भी बटेगी ना, उसमें से 50% गुडविल वो घर पे ले जाएंगे एज अ ड्रॉइंग। वो थर्ड वाले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो पहले तीनों एडजस्टमेंट हम कंप्लीट करें। मतलब 1, 2, 3 और 9th ये 4 एडजस्टमेंट हमें साथ में करने होंगे। तो समझना, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, चलो ये तो सब थियरी हो गई, अलग अलग बताया, पर सबसे पहला काम करेंगे कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो कैपिटल को मेंशन करें। हर सब में पहली चीज ये कि नया पार्टनर आ रहा है, कुछ तो पैसे लेके आ रहा होगा, तो कितने लेके आ रहा है पहले उसकी एंट्री करते हैं। कि देखो 9th वाले में ना कि पालकी विल ब्रिंग 1,20,000 एज कैपिटल,
वो इतनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो पहले तो कैपिटल की एंट्री करो कि कैपिटल लेकर आ रहे हैं। हम लोग कहाँ एंट्री करते हैं? एक कैश के डेबिट में लिखते हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बनाया कि कैश के डेबिट में लिखते हैं, वहां लिखते हैं पालकी कैपिटल अकाउंट, पालकी कैपिटल अकाउंट 1,20,000 का कैपिटल। और दूसरा कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं कैश अकाउंट, कैपिटल के क्रेडिट में कैश अकाउंट, और पालकी में लिखेंगे 1,20,000 कि वो इतना कैपिटल लेकर है, बराबर। ये कैपिटल की तो यही एंट्री हर सम के लिए। दूसरा वो गुडविल लेकर आए हैं। अच्छा, गुडविल लेकर आए हैं तो बात यहाँ पे होती है कि देखो टोटल गुडविल वो दी गई है 80,000 की, है कि नहीं? टोटल गुडविल यहाँ पे 80,000 की है, जिसमें से पालकी अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएंगे। अच्छा, अब अपने हिस्सा मतलब कितना हिस्सा? यहाँ कोई दिया हुआ है न्यू रेशियो? पूरे में नहीं दिया हुआ है ना, पूरे में कोई नया रेशियो दिया ही नहीं हुआ है, तो अपना हिस्सा मतलब कौन सा हिस्सा ढूंढेंगे? वो तो कुछ मेंशन ही नहीं है, तो पहले उसका हिस्सा ढूंढना पड़ेगा कि भाई उसका हिस्सा कितना है, वो कुछ दिया हुआ नहीं है। अच्छा, तो न्यू पार्टनर का हिस्सा कैसे मिलता है? तो न्यू पार्टनर का हिस्सा हमें ऐसे मिलता है कि पुराना पार्टनर जितना भी सेक्रीफाइस करता है, जितना भी छोड़ेगा, उतना ही हिस्सा न्यू को मिलेगा, ठीक है ना, ये सीधा है। देखो बिजनेस में ओवरऑल प्रॉफिट तो सेम रहता है, ठीक है ना, हाँ भाई, मतलब जो भी चेंज हुआ कि ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट तो 100% के हिसाब से समझो सेम रहा। पहले दो पार्टनर थे, दोनों को 50-50% मिलते थे, बराबर, सपोज आधा आधा, एक एग्जांपल। अब ऐसा हुआ कि न्यू पार्टनर आ रहा है, तो बाकी के दोनों को जो है वो 40-40% मिल रहा है। उन दोनों ने 10-10% अपना प्रॉफिट कम कर लिया, तो उन्होंने जो 10-10% कम किया, भाई अब उनको 40-40 मिल रहा है, तो जो 10 और 10% बचा वो न्यू पार्टनर को मिलेगा ना, कि 20% न्यू पार्टनर का शेयर, बराबर। सो सिंपल, न्यू पार्टनर का शेयर कितना होता है? पुराने पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, कि मतलब कि अगर शेयर ऑफ पालकी ढूंढना है, शेयर ऑफ पालकी, तो उसके लिए होता है कि सेक्रीफाइस ऑफ कान्हा, कि कान्हा का सेक्रीफाइस प्लस सेक्रीफाइस ऑफ कविशा, कि कविशा का सेक्रीफाइस, दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस तो वो पालकी को मिलेगा। और दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है ना, है कि नहीं? दोनों का सेक्रीफाइस कितना है? देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में है कि कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर एंड कविशा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हर शेयर, बराबर। तो दोनों का सेक्रीफाइस भी है, दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस करें। लेकिन लॉजिक यही आता है बेटा कि जब जो सेक्रीफाइस दिया हुआ होता है ना, उसमें एक वर्ड हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर एंड कविशा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हर शेयर। अब आपका ऐसे आता है कि जब भी कोई सेक्रीफाइस दिया गया, आगे भी बहुत सम में आएगा, तो जब दिया गया हो ना कि 1/2 ऑफ हर शेयर या 1/4 ऑफ हर शेयर, ये ऑफ वर्ड, सिर्फ ये एक वर्ड ये बताता है कि ये पूरा सेक्रीफाइस नहीं है, कि 1/2 ऑफ हर शेयर, उसका जो हिस्सा है उसके सेक्रीफाइस का भी 1/2, मतलब ये कहते हैं पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस। जब दिया हो ना कि ऑफ हर शेयर सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर, तो इसका मतलब ये पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस है, ये कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं है। कंप्लीट सेक्रीफाइस के लिए दिया हुआ होता है कि सपोज कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 हर शेयर, या कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 फ्रॉम हर शेयर, ऐसे, बरोबर। लेकिन दिया हुआ ऑफ हर शेयर मतलब ये पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस है, ये कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है भाई, ठीक है ना, ये सेक्रीफाइस का शेयर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। बात समझ में आ रही है? यही एडजस्टमेंट इसमें ध्यान देना है। चलो सिंपल याद रखना हो, डिटेल जो है वो थियरी में न जाओ, तो इतना ध्यान रखो कि जब भी किसी में ये ऑफ वर्ड दिया हुआ है ना सेक्रीफाइस के लिए, मतलब वो पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस है। पहले हमें कान्हा और कविशा का कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा। और कंप्लीट सेक्रीफाइस कैसे मिलता है? तो कंप्लीट सेक्रीफाइस मिलता है कि जो ये पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस है, पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो, बराबर। कंप्लीट सेक्रीफाइस अगर दोनों का ढूंढना है तो ये पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो पहले कान्हा और कविशा का कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा हमें। तो अगर सपोज कान्हा के लिए सेक्रीफाइस ढूंढना ना, कि कान्हा के लिए सेक्रीफाइस ढूंढो, तो फॉर्मूला में पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस उसका 1/2,
और ओल्ड शेयर, तो इनका ओल्ड शेयर दिया हुआ ना 2:3, तो 2:3 के हिसाब से इसका शेयर हो जाएगा 2/5, बराबर 2/5, जहां पर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 2 1 जा 2, नीचे 2 5 जा 10, ये हो गया। ये कान्हा का ये कंप्लीट सेक्रीफाइस मिला। और कविशा का अगर कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढे कविशा के लिए, तो उसमें उसका ओल्ड शेयर या पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस 1/4 है, और मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, उसका ओल्ड शेयर है 3/5। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 5 4 जा 20, ये दोनों का कंप्लीट सेक्रीफाइस है, बराबर। और चलो सेक्रीफाइस शेयर भी अगर ढूंढते हैं, ये शेयर और उसका रेशियो अगर ढूंढे, तो पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं ना, बराबर ना। तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल करें तो भाई यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो 10 को अगर 20 बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4/20 और यहाँ 3/20, बराबर। ये कंप्लीट सेक्रीफाइस शेयर मिला। और उसके हिसाब से अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढे तो रेशियो कैसे होता है कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, डिनोमिनेटर इक्वल हो तो ऊपर का रेशियो कहलाता है हमारा, बराबर। तो ऊपर का रेशियो वो हो जाता है 4:3, बराबर ना, ये सेक्रीफाइस रेशियो। और ये दोनों जो मिला ना, ये सेक्रीफाइस शेयर। भाई ये भी चीज ध्यान रखो, सेक्रीफाइस शेयर और सेक्रीफाइस रेशियो, उन दोनों में फर्क है, बराबर। सेक्रीफाइस रेशियो ये कहलाता है कि भाई जैसे 4:3, अच्छा 4:3 को जब हम काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 4/7 लिखते हैं ना, बराबर ना, 4/7 लिखते हैं ना। भाई देखो एक बात बताएं कि जैसे 4:3 है तो इसको पूरा लिखा जाता है 4/7 और दूसरे को लिखा जाता है 3/7, बराबर। जब ऊपर के दोनों का टोटल वो नीचे डिनोमिनेटर में रहता हो, जैसे 4 + 3 7 ही लिख रहे हैं, तो ये रेशियो कहलाता है, ये सेक्रीफाइस या कोई भी चीज का रेशियो है। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं कि 4/20 एंड 3/20, बराबर, 4/20 और 3/20, जब ऊपर के दोनों का टोटल नीचे न आता हो तो ये सेक्रीफाइस शेयर कहलाता है, ये रेशियो नहीं है, बराबर। ये ऐसा क्या है, ये सेक्रीफाइस शेयर है, सेक्रीफाइस रेशियो इसे नहीं कहते। समझ में आ रही है, शेयर और रेशियो में यही फर्क है, रेशियो में नीचे इनका टोटल लिखा जाता है जबकि शेयर में नहीं, बराबर ना। तो यहां जब हम ये शेयर ऑफ पालकी ढूंढते हैं ना, तो दोनों के सेक्रीफाइस का जब प्लस करना होता है तो सेक्रीफाइस शेयर का प्लस होता है हमारा। बात समझ में आ रही है। तो चलो यहां जो हमने ओरिजिनल सेक्रीफाइस ढूंढा, अब ये ओरिजिनल सेक्रीफाइस पर से ये शेयर ऑफ पालकी ढूंढेंगे, बराबर। ठीक है भाई, चलो फिर से यहाँ पर आते हैं कि यहाँ जो हमें स्टेप देखने हैं गुडविल के, तो वो वैसा था कि टोटल गुडविल 80,000 की है, उसमें से पालकी के हिस्से की गुडविल कितनी, वो पालकी के हिस्से की गुडविल हमें ढूंढनी थी, उसका हिस्सा दिया नहीं हुआ था, तो फॉर्मूला आती है कि शेयर ऑफ पालकी वो दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस। लेकिन दोनों का कंप्लीट सेक्रीफाइस भी नहीं दिया हुआ था, इसलिए पहले हमने दोनों का कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढा कि कान्हा और कविशा का कंप्लीट सेक्रीफाइस, मतलब जो टोटल गुडविल ढूंढनी थी उसके लिए पहले से उल्टा जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसलिए बोल रहा था इस सब में गुडविल का ही एडजस्टमेंट ध्यान में रखना। तो पहले हमने टोटल सेक्रीफाइस ढूंढ लिया दोनों का, कान्हा और कविशा का। अब पालकी का शेयर ढूंढे कि शेयर ऑफ पालकी इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ कान्हा प्लस सेक्रीफाइस ऑफ कविशा। तो कान्हा का सेक्रीफाइस कितना था, सेक्रीफाइस शेयर, तो दोनों का, कान्हा का सेक्रीफाइस शेयर था 4/20 और उसका शेयर आया 3/20, बराबर। दोनों को जो प्लस करो तो दोनों का प्लस आ जाएगा 7/20। ये पालकी का शेयर है कि पालकी जब न्यू एडमिशन ले रही है तो आगे से उसको इतना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में से, बराबर है। और ये जो न्यू शेयर मिला ना, इसके हिसाब से उसको गुडविल होगी कि भाई टोटल गुडविल 80,000 की है, तो भाई गुडविल ऑफ पालकी अगर ढूंढे, गुडविल ऑफ पालकी, तो पालकी की गुडविल कितनी होगी, तो 80,000 के 7/20, ठीक है ना। 7/20 मल्टीप्लाई बाई 80,000, जो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा वो, कि ये 0 0 कट हो जाएगा, 2 4 और 4 7 28, मतलब 28,000 की गुडविल के जो न्यू पार्टनर पालकी आ रहे हैं वो कितना गुडविल लेके आएंगे, तो 28,000 का गुडविल लेकर आएंगे,
अरे बात समझ में क्लियर हो रहा है माइंड? बराबर, ध्यान देना भाई। गुडविल के लिए जो गुडविल ढूंढनी थी उसके लिए पहले टोटल सेक्रीफाइस ढूंढा, क्योंकि ऑफ सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो पहले कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढा, कंप्लीट सेक्रीफाइस का प्लस किया तो पालकी का शेयर मिला, और उसके ऊपर से उसकी गुडविल ढूंढी कि भाई वो 80,000 में से 28,000 की गुडविल कैश में लेके आएंगे। अब उसकी एंट्री करनी है गुडविल की, बराबर, कि जो 28,000 गुडविल लेके आएंगे वो बाकी के दोनों पार्टनर को कैसे बांटना है, तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है, बराबर ना। बाकी के दोनों को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे ना, जो सेक्रीफाइस रेशियो भी यहाँ कंप्लीट सेक्रीफाइस से मिल गया था, दोनों 20 सेम थे तो ऊपर का रेशियो लिखा 4:3 कि 28,000 4:3 में जाएंगे दोनों को। अरे बात समझ में ये, बराबर। तो समझो कि अब 28,000 गुडविल की एंट्री करनी है कि वो गुडविल कैश में ले आ रहे हैं। 9th वाले एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ब्रिंग अवर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश में लेके आ रहे हैं तो एक कैश के डेबिट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। न्यू गुडविल है तो प्रीमियम ऑफ गुडविल ना, कि प्रीमियम ऑफ गुडविल 28,000, बराबर। और ये जो यहाँ डेबिट में लिखा तो कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में प्रीमियम ऑफ गुडविल, और ये 28,000 इन दोनों को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, बराबर। कैश लेके आए तो कैश के डेबिट में और यहाँ क्रेडिट में हम लोग बांट देंगे, बराबर। तो यहाँ पे अगर बांट दे कि 28,000 4:3 में, मतलब 4 7 16, 16,000 और 4 3 12, 12,000 हो जाएगा। 16 एंड 12,000 ये दोनों को गुडविल जाएगी, बराबर। ये गुडविल की एंट्री हुई ना कि 28,000 वो लेकर आए और उन दोनों को बांट दिया। अब दोनों को इतनी इतनी गुडविल मिली 16 एंड 12,000, है कि नहीं, पुराने पार्टनर को। अब वो थर्ड वाला एडजस्टमेंट है कि देखो थर्ड वाले एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ था कि कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, कि उन दोनों को जितनी जितनी गुडविल मिली ना उसमें से 50% वो विड्रॉ कर रहे हैं, घर ले जाएंगे एज अ ड्रॉइंग, है कि नहीं। ये भी दिया हुआ है ना कि जितनी गुडविल मिल रही है उसमें से 50% वो घर ले जाएंगे। तो मतलब कि घर ले जाएंगे तो यहाँ कैपिटल के डेबिट में ड्रॉइंग्स की तरह लिखेंगे, ड्रॉइंग्स भले ब्रैकेट में लिखो कि जो गुडविल की ड्रॉइंग हो रही है यहाँ पर, दोनों 50%, मतलब इसको 16,000 मिला है तो कान्हा 8,000 घर ले जाएंगे, और उसको 12,000 मिला है तो ये 6,000 घर ले जाएंगे, बराबर। और घर ले जाएंगे ना तो उसकी दूसरी एंट्री होगी कैश के क्रेडिट में। भाई विड्रॉ कर रहे हैं, घर ले जाएंगे तो बिजनेस से तो कैश गया ना हमारा, बिजनेस से कैश गया, इसलिए इसकी दूसरी एंट्री कहाँ, कैश के क्रेडिट में आएगी, ड्रॉइंग्स करके, कि ड्रॉइंग्स जहां पर कान्हा की ड्रॉइंग 8,000 और वही ड्रॉइंग्स कविशा की 6,000 कैश के क्रेडिट में, कि इतना कैश वो घर ले गए। आई बात समझ? ये हमारे 4 एडजस्टमेंट क्लियर हुए गुडविल के, 1 2 3 और 9th वाला एडजस्टमेंट, बराबर। जो चारों एडजस्टमेंट एक दूसरे के कंबाइन थे वो कंप्लीट हुआ गुडविल का एडजस्टमेंट, क्लियर हुआ? ध्यान आया? मैंने पहले ही बोला था एडमिशन में गुडविल के एडजस्टमेंट सबके लिए याद रखो, और याद ही रखो यार, ऑलमोस्ट है ना, ये सम्स आपके बोर्ड एग्जाम में सेम ही आते हैं। सपोज कान्हा कविशा की जगह पर कोई नाम बदलेंगे बोर्ड एग्जाम में, पर नंबर सेम ही रहेंगे, तो आप एक बार अगर प्रैक्टिस कर लो तो याद रह जाता है। मैं क्या है यार, ऐसा तो हमने पढ़ा था। और क्या याद रखना है, ये एक वर्ड पहले याद रखो कि सेक्रीफाइस में दिया हुआ ऑफ और शेयर मतलब पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस है, तो उसका कंप्लीट सेक्रीफाइस पहले ढूंढना ही पड़ेगा। अरे बात ध्यान, चलो फिर से एक बार ये रिवाइज कर लो अच्छी तरह से, अगर गुडविल का एडजस्टमेंट ध्यान ना आया हो तो। फिर आगे के एडजस्टमेंट देखें। अब 3 वाला एडजस्टमेंट हो गया, अब 4th वाले पे चलते हैं। तो 4th पे ऐसा है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन देना है। अब ये तो सिंपल एडजस्टमेंट, बाकी के सब तो सिंपल ही है कि मशीन पे डेप्रिसिएशन गिना है तो एक कहाँ पे लिखता है, एसेट्स में, एसेट्स में लिखता है ना हम लोग। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप लिखना, बैलेंस शीट के एसेट में लिखो, वहां लिखो मशीनरी 50,000 की है और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, बराबर। तो -10% उसमें करेंगे, 5,000 का डेप्रिसिएशन, बराबर ना। बाहर 45,000 एसेट्स में लिखेंगे, और जो 5,000 का डेप्रिसिएशन आया वो क्या हुआ, वो हमारा लॉस हुआ, लॉस हुआ ना, नुकसान हुआ 5,000 का डेप्रिसिएशन। जो लॉस कहाँ पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000, लॉस हुआ ना वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन।
अरे बात ध्यान। फिर उसके बाद है जैसे नंबर 5 कि बेड डेब ऑफ 6,000 टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब रिजर्व इज टू बी केप्ट एट 15% ऑन डेप्टर्स। कि डेप्टर्स पे 6,000 का बेड डेब गिनना है और 15% बेड डेब रिजर्व गिनना है। तो ये भी कहाँ गिनते हैं? एसेट्स में गिनते हैं ना, कि एसेट्स में गिनेंगे। देखो डेप्टर 66,000 है तो उसके अकॉर्डिंग उस पर काउंट करें ना। चलो काउंट करो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेप्टर्स के लिए एक शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, समझना कि देखो ऐसे लिखेंगे कि डेप्टर्स 66,000 के हैं, 66,000 के डेप्टर्स, उसके ऊपर सबसे पहले 6,000 की बेड डेब रखनी है। 6,000 ही है, हाँ। तो पहले माइनस बेड डेब, ये एसेट्स में लिखेंगे, डेप्टर्स वहां आते हैं। तो पहले माइनस बेड डेब 6,000 की होगी, वैल्यू बचेगी 60,000 की, ठीक है ना। डेप्टर 66, उसमें से माइनस बेड डेब 6,000, 60,000 बचेगा। उसके ऊपर बेड डेब रिजर्व गिननी है 15%, बरोबर। 15% बेड डेब रिजर्व, तो इसके 15% कितने हो जाएंगे? 6 और 3 मतलब 9,000, 9,000 का जो है वो बेड डेब रिजर्व होगा। तो 60 में से 9,000 माइनस, बाहर 51,000 लिखेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे एसेट्स में, ठीक है। मैंने काउंटिंग के बीच में लिखा है, ध्यान देना। पहले डेप्टर्स में से बेड डेब और बेड डेब रिजर्व माइनस। अरे बात ध्यान। तो ये हमने लिखा ना, अब इसकी सेकेंड एंट्री भी तो करनी है ना। अब सेकेंड एंट्री में ऐसा है कि भाई ये बेड डेब 6,000 का वो भी हमारा नुकसान है, और बेड डेब रिजर्व 9,000 का ये भी हमारा नुकसान है, दोनों लॉस है। तो दोनों कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट में, है कि नहीं? दोनों ही हमारा लॉस है। लेकिन लेकिन यहाँ पे ध्यान देते हैं कि डेप्टर्स पे नुकसान है, तो क्या हमारे पास कोई बेड डेब रिजर्व ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में? तो यहाँ देखो कि ऑलरेडी बेड डेब रिजर्व हमारा 3,000 का है। हम बेड डेब रिजर्व क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं बेड डेब रिजर्व? रिजर्व मतलब साइड में पैसे। क्यों रखते हैं? कि कभी अगर बेड डेब का लॉस हो जाए तो उस रिजर्व में से एडजस्ट करेंगे, बरोबर। कि कभी कुछ लॉस हो जाए तो उसमें से एडजस्ट होगा। तो हुआ ना यहाँ पे लॉस बेड डेब का, कि बेड डेब का लॉस कितना हुआ था? हमारा 6,000 का लॉस हुआ है बेड डेब का। तो वो लॉस यहाँ पे बेड डेब का नहीं रखना है 6,000 का, 6,000 में से 3,000 एडजस्ट हो जाएंगे, बरोबर। कि 3,000 ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व था, तो उसमें से वो एडजस्ट हो जाएंगे ना भाई, ठीक है। तो जो बेड डेब पहला नुकसान है ना 6,000 का, तो वो 6,000 का नुकसान नहीं लिखना है रिवैल्यूएशन के डेबिट में, बेड डेब लिखना है 3,000 का ही, 6,000 का नहीं। क्योंकि 6,000 के नुकसान में से 3,000 का नुकसान कवर अप हो गया। पहले रिजर्व रखा था, साइड में रखा था, तो 3,000 उसमें से एडजस्ट कर लेंगे ना। ये जो एडजस्ट करना होता है ना, इसकी एंट्री कहीं नहीं करते हम लोग, इसकी एंट्री नहीं होती, वो एडजस्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो 3,000 उसमें से एडजस्ट हो गया, बाकी का 3,000 का नुकसान हुआ, वो 3,000 यहाँ लिखते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में, बेड डेब 3,000 का, बराबर। और जो दूसरा बेड डेब रिजर्व है 9,000 का, तो ये तो बेड डेब रिजर्व हमारा पूरा ही लॉस है, ठीक है ना। ये तो अलग से मुझे साइड में पैसे रखने, ये तो अलग से लॉस हुआ ना, प्रॉफिट में से ही निकाल के रखूंगा ना मैं, बरोबर ना। तो बेड डेब रिजर्व का नुकसान तो हमारा पूरा ही लिखना होगा, कि बेड डेब रिजर्व कितना लिखेंगे? 9,000 का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना भाई, कभी भी बेड डेब या बेड डेब रिजर्व का अगर नुकसान हो तो ऑलरेडी देखते हैं कि मेरे पास कुछ पड़ा है। अगर कुछ पड़ा है तो वो नुकसान उसमें से एडजस्ट हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? ध्यान में रखना भाई ये एडजस्टमेंट, कि 6,000 के बेड डेब में से 3,000 यहाँ से एडजस्ट हो गया जो पड़ा हुआ था, बाकी के 3,000 का लॉस लिखा हमने। और बेड डेब रिजर्व वो तो पड़ा हुआ नहीं, वो तो अलग से रखना है 9,000, तो वो तो पूरा ही लॉस में लिखा जाएगा बेड डेब रिजर्व। अरे बात ध्यान रखना भाई, ध्यान में से। फिर उसके बाद अगर देखें तो फिर दिया हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 हो गई। ऊपर कितना है इन्वेस्टमेंट? 30,000 का है, वैल्यू 15,000 हो गई, भी लॉस हो गया, ठीक है ना, 15,000 का नुकसान। तो सबसे पहले तो एसेट्स में लिखेंगे, एसेट्स में जाके लिखो, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, एसेट्स में जाओ, वहां लिखो इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, बराबर ना। 30,000 में से 15,000 का लॉस, बाहर लिखेंगे 15,000 रुपए। अरे बात ध्यान ये, कि 30 में से 15,000 का लॉस हो गया। अब ये जो 15,000 का लॉस हुआ, तो वो हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं ना लॉस, ठीक है ना। लेकिन वही बात कि अगर कुछ लॉस हो रहा है तो पहले कुछ देखते हैं, कुछ रिजर्व पड़ा है। कल भी बोला था कि इन्वेस्टमेंट पे कुछ लॉस हो तो एक बार देख लिया करो कि क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है।
तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का 15,000 का लॉस हुआ, तो देखो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रिजर्व 12,000 है ना, इन्वेस्टमेंट रिजर्व 12,000 का, मतलब जो 15,000 का लॉस हुआ वो पूरा लॉस यहाँ नहीं लिखना है, उसमें से 12,000 मेरे पास पड़े थे जो उसमें से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो बाकी लॉस कितने का लिखना है, 3,000 का ही लिखना है हमें। अरे बात ध्यान कि इन्वेस्टमेंट पे 15,000 का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पूरा लॉस नहीं लिखना है। यहाँ जो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट लिखो तो उसमें लॉस लिखना है सिर्फ 3,000 का, बराबर, कि 15,000 में से 12,000 उसमें एडजस्ट हो गए, बाकी के 3,000 का लॉस। ठीक है, कल सम था ना, तो कल के सम में ऐसा क्या था पता है, कि कल जो हमने 23 वाला एडजस्टमेंट किया था, मतलब इलस्ट्रेशन किया था, उसमें ऐसा था कि इन्वेस्टमेंट का लॉस तो कवर अप किया था, उसके बाद है ना रिजर्व के पैसे बच गए थे, जितना लॉस हुआ वो एडजस्ट हो गया था, फिर बच गए थे जो हमने पार्टनर्स को बांट दिए थे। ऐसा था ना कि ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में कुछ रिजर्व बचे तो बांट देते हैं, पर यहाँ बचा रिजर्व नहीं भाई, उल्टा मुझे देना पड़ा उसमें, कि लॉस हुआ 15,000 का, मेरे साइड में पैसे पड़े थे रिजर्व 12,000 के ही खाली, तो उल्टा 3,000 को अपने देने पड़ेंगे, वो 3,000 का नुकसान हुआ ना। अगर कुछ बच जाता ना तो वो हम पार्टनर्स को बांट देते, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। बात समझ रहे हो? तो इन्वेस्टमेंट का लॉस 12,000 एडजस्ट हो जाएगा, 3,000 का लॉस यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद भी वैसा ही है कि क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन टू बी एक्सेप्टेड 50,000। वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम मतलब वर्कर को 50,000 रुपए देने हैं, हो गया होगा कोई एक्सीडेंट, कुछ नुकसान या क्या, तो उनको 50,000 देने हैं, तो उसके लिए हम रिजर्व रखते हैं ना भाई, कभी ऐसा अचानक नुकसान हो तो कितने पड़े हैं हमारे पास रिजर्व, तो देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 40,000 का, है ना, 40,000 का रिजर्व हमारे पास पड़ा है, लेकिन वर्कर को देने 50,000 रुपए, तो 10,000 का उल्टा हमारा नुकसान होगा। अरे बात ध्यान, कल भी इसमें भी वैसे ही था कि वर्कर्स को जितने देने उसके बाद रिजर्व बच गया था, तो बच गया था तो हम बाकी के पार्टनर को बांट देते थे, पर यहाँ पे भी बचा थोड़ी, उल्टा देना पड़ रहा है कि भाई पड़े हैं 40,000 पर वर्कर्स को देने हैं 50,000 रुपए, उल्टा 10,000 का लॉस हुआ हमारा। ठीक है, तो पहले तो देखो 50,000 उन्हें देने हैं ना, हमारा लॉस हो कुछ भी हो वर्कर को तो 50,000 देने ही पड़ेंगे, तो वो पहले 50,000 लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा वो, लायबिलिटी में। तो सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाके लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जो भी लिखो, कि वर्कमैन क्लेम 50,000, वो लायबिलिटी में पूरा लिख देंगे, बरोबर। अच्छा, 50,000 में से 40,000 हमारे पास पड़े हैं, तो बाकी 10,000 का नुकसान होगा, 40,000 उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे ना, बाकी 10,000 अपने देने पड़ेंगे, वो एक्सपेंस है, वो लॉस है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000, कि 10,000 का हमारा नुकसान हुआ, वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। अरे बात ध्यान, समझ में आ रहा है ना पॉइंट, ध्यान में रखना भाई। उसके बाद है कि 10% क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर को पैसे नहीं देने हैं, हो चुका होगा भाई, कोई सिचुएशन होगी, डिस्काउंट मिला होगा और कुछ होगा, कि 10% उनको पैसे नहीं देने हैं, हमें नहीं देने, तो माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में दिए गए हैं ना, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाओ, वहां लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर 50,000 माइनस के लेस लिखेंगे उसमें, या रिड्यूस लिखेंगे उसमें, या डिक्रीज लिखो, जो भी लिखो, कि क्रेडिटर 50,000 माइनस डिक्रीज 5,000। 10% है ना, तो 10% मतलब 5,000 हो जाएगा। ठीक है, बाहर कितना लिखेंगे, 45,000 क्रेडिटर्स, क्लियर। और जो 5,000 क्रेडिटर के डिक्रीज हुए हैं, ये क्या है, फायदा के नुकसान, ये हमारा फायदा है भाई, क्रेडिटर को इतने पैसे नहीं देने हैं, तो उल्टा बच गया ना हमारे इतने पैसे, बरोबर ना, ये बेनिफिट हुआ, ये फायदा हुआ, फायदा हुआ तो कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, इतना नुकसान तो कुछ तो फायदा हो ना, तो उसके साथ फायदा हुआ क्रेडिटर का 5,000 रुपीज, बरोबर, वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। क्लियर हो रही है बात ये, बरोबर। फिर उसके बाद है कि पालकी विल ब्रिंग 120 एज कैपिटल, ये तो 9th वाला एडजस्टमेंट कर लिया था, तो एडजस्टमेंट सब हो गया ना अब हमारे। अब ऊपर की एंट्री करें, कि ऊपर जैसे कैपिटल दिया हुआ है दोनों का 80 और 1 लाख, तो वो कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं ना हम लोग पहले, कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, के बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में इसके 80,000 और इसके 1 लाख, ये दोनों का कैपिटल। उसके बाद कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी मतलब कोई सडन एक्सपेंस या कुछ आ जाए, उसका रिजर्व पड़ा है, पर उसका कोई एडजस्टमेंट आया कि ये रिजर्व कहीं यूज करना है, कुछ भी नहीं आया ना, तो कुछ नहीं आया तो ऐसा रिजर्व बांट देते हैं, क्या करते हैं, बांट देते हैं दोनों को, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर
कंटिंजेंसी रिजर्व करके दोनों को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो ना 2:3, और कितना बांटना है? 15,000 बांटना है। तो कितना बांटेंगे? 15 में से 2:3 में बांटना है, तो इसको 6,000 हो जाएगा और इसको 9,000। ठीक है ना, ये कंटिंजेंसी रिजर्व वो बांट देंगे, कोई यूज नहीं हुआ तो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो यूज हो गया था, इन्वेस्टमेंट भी यूज हो गया, क्रेडिटर भी लिख दिया हमने, बेड डेट रिजर्व भी यूज हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ एसेट्स में लिखेंगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख दो वहां बैलेंस शीट के एसेट्स में ही। मशीनरी हो गया था, स्टॉक लिख दो एज इट इज। डेप्टर हो गया। बैंक, तो बैंक तो वो कैश और बैंक हम लिखते हैं ना, कैश और बैंक अकाउंट कंबाइन होता है, तो कैश का बैलेंस हो या बैंक का बैलेंस हो, दोनों यही लिखते हैं। जो आपने कैश अकाउंट लिखा है उसके डेबिट में लिखते हैं कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। हाँ, बैंक को ओवरड्राफ्ट हो तो लायबिलिटी में लिखा करो, बाकी कैश और बैंक यहाँ साथ में ही रहेगा। कि बैंक अकाउंट कितना है? 14,000 है, तो यहाँ पे 14,000। एंड फिर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हो गया था, तो ये हुआ ना सब कंप्लीट हमारा। सब एडजस्टमेंट एंट्रीज क्लियर हुई। अब क्लोज कर दो, कि पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करो, उसे क्लोज करके कैपिटल में ले जाओ। बराबर ना, अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ ले जाना डेबिट में, प्रॉफिट आ रहा हो तो यहाँ ले जाना। ठीक है, तो लॉस ही आएगा इसमें तो यहाँ ले जाएंगे। फिर कैपिटल को क्लोज करेंगे, कैपिटल को क्लोज करके बैलेंस शीट में लिखेंगे हम, और आखिरी में कैश को क्लोज करेंगे, उसे भी क्लोज करके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। आ रही है बात ध्यान? तो सब क्लोजिंग करोगे ना, करो कंप्लीट। और इसमें जो ये गुडविल वाला एडजस्टमेंट था उसे अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ओके, चलो ये 24 वाला इलस्ट्रेशन हुआ। अब उसके साथ 25 वाला इलस्ट्रेशन भी देखें हम लोग। बरोबर, चलो बेटा। अब जैसे इलस्ट्रेशन 25 हम लोग देखें, देखो 25 वाला इलस्ट्रेशन के जिसमें दिए हुआ ना कि दो पार्टनर है भव्य और दीप, और वो न्यू पार्टनर वेदांग को एडमिशन दे रहा है, उसके रिलेटेड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट ये सब दिए हुए हैं। अब ये वाला इलस्ट्रेशन वो पहले के कंपैरिजन में इजी है। इजी इसके लिए कि यहाँ पे एडजस्टमेंट सब सिंपल है, एक चीज इसमें अलग है कि भाई इसमें कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाने हैं। आपकी बैलेंस शीट में देखो कैपिटल करंट दोनों दिए हुए हैं ना, तो मतलब हमें कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी बनाना होगा। ठीक है, मतलब पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट जो शॉर्ट ही बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा पूरा, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 5 चीजें तैयार करनी होगी। जब कैपिटल और करंट दोनों साथ में बना रहे हो तो रूल वही जो हम लोग फाइनल अकाउंट में यूज करते थे कि कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री आएगी सिर्फ कैपिटल की। बरोबर, सिर्फ कैपिटल की। या फिर यहाँ पर एडमिशन में जो न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो अपना कैपिटल लेकर आएगा, कुछ तो लेके आएगा अपने साथ, तो वो एंट्री कैपिटल में करनी है। बाकी सब एंट्री, भाई गुडविल बांटनी है और कुछ बांटना है, कुछ पार्टनर से लेना है, ये सब एंट्री कहाँ पे जाएगी? करंट अकाउंट। ठीक है, तो यही चीज इसमें ध्यान में रखनी है, तो ध्यान रखना। अब जैसे हम स्टार्ट करें इसमें कि एडजस्टमेंट से अगर शुरू करें, जैसे पहला दिया हुआ है कि वेदांत विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ 50,000 इन द फर्म। ओके, देखो पहले में ही ऐसे दिया हुआ है कि भाई वेदांत जो है वो फर्नीचर लेके आ रहा है। अच्छा, हमेशा जब न्यू पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल तो लेके ही आएगा, कुछ पैसे लेकर आता है। यहाँ वो पैसे नहीं लेके आया, यहाँ फर्नीचर लेके आया 50,000 का। बात तो वही हुई ना कि वो कुछ तो लेके ही आएगा ना यहाँ पर। बरोबर, तो वो फर्नीचर लेके आ रहा है 50,000 का, तो इसकी एंट्री कहाँ? देखो अगर वो कैश लेके आता है तो हम कैश के डेबिट में लिखते हैं कि भाई इतना वो लेके आ रहा है। बरोबर, अगर वो फर्नीचर लेकर आ रहा है तो एंट्री कहाँ पे करेंगे? उसकी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में। भाई फर्नीचर है तो एसेट में ही जाएगा ना, तो भाई बैलेंस शीट के एसेट में जाके पहले लिखो कि फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखो वेदांत। बरोबर, लिखो भाई उसमें बैलेंस शीट के एसेट्स में फर्नीचर, ब्रैकेट में वेदांत 50,000 के ये लेकर आ रहा है। और ये फर्नीचर उसका कैपिटल की तरह कहलाया ना, कैश की जगह फर्नीचर लेके आया, ये उसका कैपिटल कहलाया, तो इसलिए उसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी? कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे। बराबर, कैपिटल में एंट्री करेंगे सिर्फ कैपिटल की ही, कि वो कैश लेके आ रहा है, कैश नहीं तो फर्नीचर लेके, कुछ भी लेके आ रहा है। ठीक है, जो भी लेके आ रहा है उसका कैपिटल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग फर्नीचर, और वेदांत लेकर आ रहा है तो उसमें लिखेंगे 50,000। बरोबर, यही चीज ध्यान देने की, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की एंट्री और कुछ नहीं। अब दूसरा भी अगर एडजस्टमेंट देखें तो क्रेडिटर इंक्लूड 40,000 पेएबल टू वेदांत विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब ये भी है कि वो कैपिटल कैश नहीं लेके आ रहा था, तो यहाँ पे है कि जो क्रेडिटर है जिनको पे करना था हमें, उसमें से 40,000 का कैपिटल क्रेडिटर्स को ये वेदांत पे करेगा। बरोबर, ये भी वही बात हुई ना कि भाई न्यू पार्टनर आ रहा है, कुछ पैसे लेकर आ रहा होगा, तो पैसों की जगह उसने कहा कि हाँ भाई जो उधार चुकाना है ना वो उधार मैं चुका दूंगा, क्रेडिटर को मैं पैसे दे दूंगा, इसको कैपिटल में गिन लो।
सीधी सी बात, उसको कैपिटल में गिन लेंगे हम लोग। पैसे लेके आ रहा है या वो पैसे किसी और को दे रहा है, बात तो वही हुई ना, ठीक है ना। तो वो 40,000 क्रेडिटर को पे कर रहा है विच इज ट्रांसफर टू इज कैपिटल अकाउंट, क्लियर दिया हुआ जो उसको कैपिटल में गिनना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो अगर क्रेडिटर को वो पे कर रहा है तो सबसे पहले तो क्रेडिटर में से माइनस करेंगे ना। यहाँ क्रेडिटर कितने दिए हुए हैं, 80,000 के है कि जिसको ये वेदांत पे कर रहा है। तो लायबिलिटी में लिखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लायबिलिटी में लिखो कि क्रेडिटर्स हैं 80,000 के और उसमें से माइनस वेदांग करेंगे, वेदांग 40,000 कि 40,000 उसे पे कर रहा है। तो बचेंगे कितने क्रेडिटर्स, 40,000 के क्रेडिटर बचेंगे, बराबर ना, जितने भी थे आधे वो पे कर रहा है। अरे बात ध्यान, और ये जो 40,000 वेदांग पे कर रहा है, ये 40,000 उसको उसके कैपिटल में मानना है। तो कैपिटल में मानना है तो इसकी दूसरी एंट्री आएगी कैपिटल अकाउंट में ही, लिखा हुआ है उसमें कैपिटल मानना है इसीलिए। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स, तो 40,000 जो वेदांग ने पे किए हैं, बराबर। तो ये कैपिटल में एंट्री हुई। देखो भाई यही बात हुई कि हमेशा जो न्यू पार्टनर आता है वो कैश लेके आता है, अब कैश की जगह यहाँ वो फर्नीचर लेके आ रहा है, उधार चुका रहा है, तो बात तो वही हुई, कुछ तो लेके आएगा नया पार्टनर, ठीक है, समझना है दोनों एडजस्टमेंट। अब थर्ड में देखें तो वेदांत विल शेयर 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है कि फ्यूचर में उसको इतना हिस्सा मिलेगा, ये तो इन्फॉर्मेशन है। फिर वेदांत विल ब्रिंग 30,000 इन कैश एज गुडविल, कि वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख, कि पूरे बिजनेस की गुडविल भी 2 लाख है। अब ये हमने आगे एक इलस्ट्रेशन में देखा था, कल के इलस्ट्रेशन में, कि जब भी बिजनेस की टोटल गुडविल हो ना, तो पहले तो उसका हिस्सा ढूंढ लो कि उसके हिस्से की गुडविल उसको लीगली कितनी लेके आनी है। यहाँ लिखा हुआ है कि वो 30,000 लेके आ रहा है, लेकिन कंफर्म 30,000 ही लेके आनी है कि कम ज्यादा है भाई, है कि नहीं। तो वो देखना पड़ेगा कि देखो टोटल गुडविल, यहाँ टोटल गुडविल अगर बिजनेस की कहो तो वो 2 लाख है, जिसमें से उसका शेयर 1/5 है ना, लिखा हुआ ना कि भाई वेदांग को न्यू शेयर 1/5 मिलेगा हमें। तो गुडविल ऑफ वेदांग अगर कहो कि गुडविल ऑफ वेदांग, तो वो कितनी है, तो ये 2 लाख के 1/5 होगा, तो मतलब 2 लाख का 1/5 कहो तो 40,000 की गुडविल उसको लीगली लेके आनी है भाई। कैसे लेके आनी है, 40,000 की गुडविल लेके आनी है, लेकिन वो कैश में कितना लेके आ रहा है, जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि वो कैश 30,000 ही लेके आ रहा है, तो मतलब 10,000 की गुडविल बाकी है उसकी। ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ ना, कल भी ऐसा एक इलस्ट्रेशन में था कि जब भी आपको टोटल गुडविल दी गई हो ना, तो वो एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट हो जाता है, पहले देख लो वो कितना कैश ले आ रहा है कितना नहीं लेके आ रहा है। तो वो 30,000 ला रहा है उसकी अलग एंट्री होगी, 10,000 नहीं ला रहा है उसकी अलग एंट्री होगी, बरोबर। और दोनों ही, वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है, बाकी के पार्टनर्स को कैसे बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में। गुडविल तो हमेशा सेक्रीफाइस में बांटते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो भी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा सेक्रीफाइस के लिए करते हैं हम लोग ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे करते हैं ना, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो तो दोनों का दिया हुआ है, 5:3 है भव्य और दीप का। न्यू रेशियो कहीं मेंशन है, कहीं पर भी नहीं। न्यू रेशियो खाली उसका है वेदांत का, लेकिन बाकी पूरा न्यू रेशियो कहीं दिया हुआ है, तीनों का नहीं दिया हुआ। तो एक चीज ध्यान रखो, जब न्यू रेशियो ना मेंशन हो ना, तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं, जब न्यू रेशियो नहीं दिया गया हो, बराबर। हाँ जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया गया हो तो हम उसको इक्वल इक्वल मान लेते हैं, 1:1, कल के एक सम में था, बराबर। लेकिन जब न्यू रेशियो ना दिया गया हो तो उसको इक्वल नहीं मानते। आप इक्वल मान के सम करोगे ना तो भी आंसर वही रहेगा, लेकिन जब न्यू रेशियो ना दिया गया हो तो उसको इक्वली नहीं मानना है। तब उस वक्त अगर न्यू रेशियो ना हो तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है, कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ना 5:3, वो 5:3 ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है। बात आ रही है समझ में, मतलब जो गुडविल होगी वो गुडविल 5:3 में ही बांटी जाएगी। अरे ध्यान, तो चलो फिर गुडविल दोनों बांटनी पड़ेगी, 30,000 की अलग और 10,000 की अलग। पहले 30,000 की गुडविल बांटेंगे कि वो कैश में लेके आ रहा है, तो एक एंट्री कहाँ करेंगे, एक एंट्री करेंगे कैश के डेबिट में, मैंने यहाँ नहीं बनाया, आप लिखो कि वो 30,000 की गुडविल लेके आ रहा है ना, हाँ। तो उसमें एक कैश के डेबिट में लिखेंगे कि भाई प्रीमियम ऑफ गुडविल 30,000 रुपीज, ठीक है। और दूसरी एंट्री
दूसरी एंट्री करंट के क्रेडिट में लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल वगैरह अब सब करंट में, कैपिटल में ये हो गया भाई, जो वो कैपिटल लेके आ रहा था बस, अब गुडविल वगैरह वहां नहीं, ये सब यहाँ पे। तो 30,000 की गुडविल एक कैश के डेबिट में लिखी, ठीक है ना, वहां लिखी आपने। और दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, करंट के क्रेडिट में, कि प्रीमियम ऑफ गुडविल, और इन दोनों को बांटेंगे ये 30,000 के हिसाब से, बराबर। 30,000 का 5:3 के हिसाब से बांट दे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड बाय 8 करो ना, 30,000 डिवाइड बाय 8 में ऐसे कैलकुलेशन कर, तो 8 3 जा 24, बचेगा 60, 8 7 जा 56, बचेगा 40, और 8 5 जा 3750 इंटू 5 अगर करें तो 0 5 5 जा 25, ऊपर 2 35 37, ऊपर 3 और 18, इसको 1875 मिलेगा, और इंटू 3 अगर करें तो 0 3 5 जा 15, ऊपर 1 27, और 22 ऊपर 2, और 3 और 9 11, इसको 11,250 मिलेगा। तो मैंने ऐसे ही कर दिया उसमें। तो 5:3 के हिसाब से इसको बांटेंगे ना, तो इसको मिलेगा 18,750, और इसको मिलेगा 11,250 रुपीज, बराबर। ये प्रीमियम ऑफ गुडविल ये दोनों को मिला, ठीक है, जो 30,000 हमने गुडविल बांटी। और बाकी के 10,000 वो नहीं लेके आ रहा है, तो उसकी भी तो एंट्री करनी है ना, 10,000 की भी तो एंट्री करनी है ना हमें। तो 10,000 की एंट्री वो नहीं लेके आ रहा है, तो कहाँ लिखते हैं, तो करंट के डेबिट में लिखते हैं हम लोग, बराबर। देखो ला रहा होता है तो कैश के डेबिट में लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, नहीं लेके आ रहा है तो करंट के डेबिट में लिखते हैं हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, और प्रीमियम ऑफ गुडविल के कौन, वेदांग नहीं लेके आ रहा है, तो 10,000 उसमें, ठीक है। और यही प्रीमियम ऑफ गुडविल यही क्रेडिट में ही बांटेंगे, बांटेंगे तो दोनों को ही ना यार, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना तो है ही उनको, है कि नहीं, कि भले वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है, उन दोनों को तो बांटना ही पड़ेगा। तो 10,000 की गुडविल इन दोनों को बांट देंगे, जो इनको अगर बांटे हम लोग, मैं फिर से यहाँ काउंटिंग करूँ, डिवाइड 8 करेंगे, 8 1 जा 8, 20 बचेगा, 8 2 जा 16, 40 बचेगा, 5 और 0 12, 50 इंटू 5 अगर करें तो 0 5 5 जा 25, ऊपर 2 12 एंड 6 6250, और बाकी इसको मिलेगा हमारा 3 5 जा 15, ऊपर 1 7 और 3 3750, मतलब इनको मिल जाएगा 6,250, और इनको मिलेगा 3,750, 5:3 के हिसाब से। मैंने ऐसे किया, चलो कि आप तो कैलकुलेटर में कर लोगे उसे, बराबर। तो देखो ये गुडविल की एंट्री हुई, गुडविल जो टोटल गुडविल दी गई थी, तो वो ध्यान में रखते हैं कितना कैश ला रहा है कितना नहीं ला रहा है, तो उसकी एक कैश के डेबिट में और यहाँ करंट के क्रेडिट में बांट देंगे। नहीं लेके आ रहा है जितना, तो वो करंट के डेबिट में और वही करंट के क्रेडिट में बांट देंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में कैसे एंट्री है पता है, कि टेक्स्ट बुक में ना इन दोनों की कंबाइन एंट्री है, कि यहाँ पर जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो साथ में ही नहीं, अलग अलग ही दी गई है। चलो बाबा, वहां पे वेदांत करंट अकाउंट करके लिखा हुआ है ये दोनों अमाउंट, बराबर। आप यहाँ पे प्रीमियम ऑफ गुडविल ही लिखो तो भी ठीक है, कि भाई आपको ध्यान में रहता है कि हाँ ये न्यू गुडविल हमने बांटी है। अरे बात ध्यान, चलो ध्यान में रखना है इसे। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि अब सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट, ठीक है ना, आगे के तो हो गए। सिक्स्थ में है कि क्रेडिट परचेस 10,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर एंड परचेस अकाउंट, इट इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, कि 10,000 का परचेस लिखना रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है वो तो ठीक है कि आखिरी में तो स्टॉक काउंट हो जाएगा, पर 10,000 के परचेस की रिकॉर्डिंग रह गई है। तो अगर परचेस की रिकॉर्डिंग रह गई है तो एक परचेस में प्लस करते हैं, दूसरा क्रेडिटर में प्लस करते हैं, बराबर। अब परचेस अकाउंट तो यहाँ हमने बनाया नहीं था, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी है हमारे पास कि जहाँ परचेस में प्लस करें, तो एक एंट्री कहाँ आएगी, एक एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन में। परचेज किया है तो वो एक तरह का एक्सपेंस ही हुआ ना, पैसे तो गए ना हमारे, तो एक एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन के डेबिट में, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो परचेस अकाउंट 15,000, बराबर ना, 15,000 का ही है, नहीं 10,000 का है, सॉरी। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो कि परचेस अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। और ये 10,000 दूसरा कहाँ आता है, तो वो क्रेडिटर में प्लस होते हैं। आपने जो वो क्रेडिटर लिखे थे ना 80,000, वेदांत ने माइनस किया था भाई, उसने पे कर दिया, माइनस किया 40,000, उसमें प्लस होगा कि अनरिकॉर्डेड परचेज 10,000 रुपीज, बराबर। अगर आपने यहाँ सपोज डायरेक्टली इसको बाहर ही लिख दिया, फिर से कट करके अंदर लिखना है तो भले कट करके लिखो, नहीं भी लिखना हो तो एक अलग से एंट्री कर दो, अनरिकॉर्डेड परचेज 10,000 डायरेक्ट बाहर, ओवरऑल तो प्लस ही हो जाएगा उसमें, ठीक है ना।
तो ऐसा टेंशन नहीं करते कि सपोज आपने माइनस करके बाहर की कॉलम में पहले लिख दिया था, फिर याद आया प्लस करना है, एक अलग से एंट्री कर दो कि अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड, भले अलग से 10,000 लिख दो या भले इसी में ही प्लस कर दो कि टोटल बाहर 50,000। इसलिए तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी सम हो ना तो पहले एक बार पूरा रीड कर लिया करके कहीं एक दो एडजस्टमेंट कंबाइन तो नहीं है, ठीक है, और ना भी ध्यान रहे तो बाहर लिख दो, कोई चिंता नहीं है ऐसे। फिर उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 इज 24,000। अच्छा, स्टॉक में 30,000 का स्टॉक 24,000 का हो गया, इतना कम हुआ। स्टॉक यहाँ कितना दिया हुआ है, तो स्टॉक है 40,000 का। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि देखो हमारे पास कुछ 40,000 का स्टॉक था, उस 40,000 के स्टॉक में जो 30,000 का स्टॉक है उसकी वैल्यू डाउन होके 24,000 हो गई, 24,000 का हो गया। और जो कोई बाकी का 10,000 का स्टॉक था उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, वो तो 10,000 ही रहा है हमारा। अरे बात ध्यान, 40,000 का स्टॉक दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ 30,000 के स्टॉक की वैल्यू 24,000 हो गई, उसमें लॉस हुआ है। बाकी के 10,000 का स्टॉक बराबर ही है, मतलब फाइनल हमारा स्टॉक कितना हुआ पता है कि 24 और 10 करो तो 34, मीन्स के 40,000 का स्टॉक था लेकिन न्यू वैल्यू हो गई उसकी 34,000, तो ओवरऑल 6,000 का ही लॉस हुआ, ठीक है ना, ओवरऑल लॉस 6,000 का हुआ। जो हम एसेट्स में लिखते हैं ना, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो कि स्टॉक 40,000 और उसमें से माइनस डिक्रीज करेंगे 6,000, 6,000 का लॉस हुआ, बाहर लिखेंगे 34,000, ठीक है ना, ये स्टॉक 34 का रहा। अरे बात ध्यान, और ये जो 6,000 का लॉस हुआ उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में कि स्टॉक 6,000 रुपीज, ठीक है ना, ये लॉस रहा। फिर लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 24,000, कि वर्कर्स को 24,000 की लायबिलिटी देनी है। अब ये लायबिलिटी देनी हो तो कुछ ना कुछ रिजर्व पड़ा होता है हमारे पास, जो आगे वाले इलस्ट्रेशन में भी था, तो है हमारे पास, हाँ देखो 40,000 है हमारे पास रिजर्व, 40,000 रिजर्व है, उसमें से 24,000 इसको देने हैं, तो 40 में से 24 उसको देंगे, बाकी के 16,000, 16,000 हमारे बच गए, वो क्या करेंगे, वो पार्टनर्स को बांट देंगे, ठीक है ना, कुछ बच रहा है अगर रिजर्व में यूज होने के बाद तो वो पार्टनर्स को बांट देते हैं। तो पहले तो ये 24,000 देने हैं ना, लायबिलिटी है, तो पहली एंट्री तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखो, पहली बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपेंसेशन, कितना, तो 24,000, लायबिलिटी तो 24,000 की आ गई हमारे पास, बरोबर। और उसके बाद 16,000 बचे, वो 40,000 का ही नहीं लिख रहे हैं, जो 40,000 रिजर्व पड़ा है उसको लिखना नहीं, उसको एडजस्ट करना है कि 24,000 लायबिलिटी में लिख दिए, बाकी जो 16,000 बचे ना वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो कहाँ बांटेंगे, करंट में, बांटना कुछ भी करंट में, अब कैपिटल में कुछ नहीं। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो 16,000 बचे वो 5:3 में दोनों को बांट देंगे, तो 8 से डिवाइड करो तो मतलब 2,000, तो इसको 10,000 आ जाएगा और इसको 6,000 आ जाएगा, बराबर। 10,000 और 6,000 करके बाकी के 16,000 बांट दिए ना, ठीक है ना, ये वर्कर की एंट्री हो गई। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 16,000 इज अनरिकॉर्डेड, कि भाई इन्वेस्टमेंट पे 16,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ऊपर इन्वेस्टमेंट है भाई 70,000, उस पर 16,000 का इंटरेस्ट भी है, तो भले उसे इन्वेस्टमेंट में प्लस करो तो भी ठीक, अलग से इंटरेस्ट लिखो तो भी ठीक है, प्लस करने की अगर आदत हो हर सम में तो भले प्लस कर दो कि भाई इन्वेस्टमेंट है, सॉरी कितना था इन्वेस्टमेंट 70,000, उस पर 16,000 मिले हैं, तो इन्वेस्टमेंट 70,000 और प्लस उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 16,000 का, तो बाहर हमारे 86,000 हो गए, ये एसेट्स में लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे ना इन्वेस्टमेंट। और ये 16,000 मिले, फायदा हुआ, तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो कि इन्वेस्टमेंट 16,000 का। अरे बात ध्यान, समझ में आ रहा है ना, लिखो चलो इसे फटाफट। अब एडजस्टमेंट हो गया, अब यहाँ पे की एंट्री करें, तो यहाँ की एंट्री में जो जो हमें लिखना है ना भाई, जैसे प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड बांटते नहीं है तो उसको लायबिलिटी में ही जाके लिखो, है ना, लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड वर्कर को देना है भाई, वो थोड़ी बांटेंगे, लायबिलिटी में लिखो 20,000 डायरेक्ट। क्रेडिटर हो गया था, ठीक है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन भी बांट दिया था। कैपिटल अकाउंट है दोनों का, 1,00,000 और 1,30,000, तो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में ही लिखना, कि कैपिटल में ही लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और कितना है, तो इसका 1,00,000 है और इसका 1,30,000 है, ठीक है ना,
ये दोनों का कैपिटल। फिर करंट अकाउंट है, दोनों का 80 और 60,000, तो करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में लिखो, उसकी पहली लाइन में लिखो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड के इसके 80,000 है और इसमें 60,000 है, ठीक है ना। ये करंट अकाउंट दोनों के लिए। अरे बात ध्यान, ये भी हो गया। फिर दूसरी तरफ बैंक है, तो बैंक तो वो कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग, तो जो कैश अकाउंट बनाया होगा उसके डेबिट में लिखो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये उसका बैलेंस के 40,000 है ना, कैश के डेबिट में। डेप्टर्स है तो डायरेक्ट एसेट्स में ही लिखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, स्टॉक हो गया था, बिल्डिंग भी डायरेक्ट एसेट्स में लिख दो, और इन्वेस्टमेंट हो गया था हमारा, सब एंट्री हो गई ना। अब क्लोज करें ना। अच्छा, अब जब क्लोज करोगे इसमें तो कैपिटल करंट दोनों है, कैसे क्लोज करोगे? तो कैपिटल करंट दोनों हो तो उस वक्त क्लोजिंग के वक्त सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करो। सुन लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करो। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको करंट में ट्रांसफर करना है, कैपिटल में नहीं। किस में ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में, जो भी रीवैल्यूएशन का मिलेगा। प्रॉफिट मिल रहा है तो यहां ट्रांसफर कर देना, लॉस मिल रहा हो तो यहां ट्रांसफर करना, बराबर। तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसे, फिर करंट अकाउंट को नॉर्मली क्लोज कर देंगे, जैसे नॉर्मल क्लोज करते हैं वैसे, बराबर। और उसको कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट को अलग से नॉर्मली क्लोज करेंगे, उसे भी बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और कैश अकाउंट को अलग से क्लोज करेंगे, उसे भी बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना, खाली रीवैल्यूएशन ट्रांसफर करके करंट में लाना है। उसके बाद तीनों को, कैपिटल, करंट और कैश, तीनों को अलग से वहां ले जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में, एक एक करके। अब कैपिटल अकाउंट को जब आप नॉर्मली क्लोज करते हो तो उसको हमेशा वो लायबिलिटी के ऊपर लिखते हो, बैलेंस शीट में है ना कैपिटल लायबिलिटी, वहां लिखते हैं, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट हमेशा वहीं पर ही आएगा। अब जब भी कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे ना तो उसमें बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही बचता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यही आता है हमेशा, और ये सीधी एंट्री जाती है लायबिलिटी के ऊपर बैलेंस शीट में। लेकिन जब आप करंट अकाउंट क्लोज करोगे तो उसमें नक्की नहीं कि हमेशा इसी साइड का ही बैलेंस हो, किसी किसी में अलग साइड का भी बैलेंस हो सकता है। जैसे इसी में ही देखो कि जो वेदांत का है, वेदांत में आप क्लोजिंग करोगे ना, यहाँ पे 10,000 आएगा, बराबर, और यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे भी 10,000 टोटल, और कुछ माइनस नहीं है, तो यहाँ पे भी 10,000 ही रहेगा कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं। यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ इस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, बराबर। और इन दोनों का जब आप क्लोजिंग करोगे ना तो ऑलमोस्ट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इस तरफ आएगा, बराबर। कैपिटल अकाउंट में हमेशा यही होता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो इसको हम कहाँ ले जाते हैं? लायबिलिटी साइड पे, हमेशा लायबिलिटी साइड में इसको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन करंट में दोनों साइड हो सकता है, तो अगर इस साइड का बैलेंस आ रहा है आपका, यहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, कि यहाँ अगर कैरी फॉरवर्ड आया तो उसको ट्रांसफर करना लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे लिखना करंट अकाउंट भव्य, करंट अकाउंट दीप। और अगर यहां पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ रहा है तो उसको एसेट साइड पे ट्रांसफर करना, बराबर। यहां एसेट साइड पे ट्रांसफर होगा कि करंट अकाउंट जो नाम है वेदांत, बराबर, और कैश का टोटल तो एसेट में ही जाता है हमेशा। समझ आ रही है बात? ये तो करंट अकाउंट क्लोज करते वक्त ध्यान देना, कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी में ले जाते हैं, करंट को हमेशा लायबिलिटी में नहीं ले जाते भाई। जहां का बैलेंस हो क्लोजिंग के बाद, यहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ रहा है तो ये दोनों बैलेंस को लायबिलिटी में लिखो, अगर इस तरफ कहीं आ रहा है बैलेंस तो उसको एसेट में लिखना। अब हर सम में ये ध्यान देना करंट के लिए, बरोबर। तो चलो करो फिर प्रॉपर क्लोजिंग। और आज जैसे दो इलस्ट्रेशन देखे ना, अच्छी तरह से नोट कर लो भाई। अब वैसे ही जो आगे के इलस्ट्रेशन है वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।